नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबका भास्कराचार्य क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक यानी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन यानी भूमिका। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि समष्टि एंड माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अंतर को जानेंगे, समष्टि एंड व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और तीसरा हम समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र और इसके महत्व को जानेंगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, ये हमारा पहला टॉपिक है जिन्हें हम जानेंगे। इसका अर्थ होता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये पूरे देश की जो आर्थिक गतिविधि है या फिर आर्थिक प्रश्न है, आर्थिक मुद्दे हैं या फिर समस्याएं हैं, कैसी आर्थिक समस्याएं, इनका अध्ययन करते हैं और इनको कैसे समाधान निकालें इनका भी अध्ययन करते हैं। चलिए, पहले इसमें एक समस्या कौन कौन सी हो सकती है? रोजगार की समस्या, जैसे देश में बढ़ती बेरोजगारी है ना। दूसरा, उत्पादन में वृद्धि यानी कि जीडीपी। कभी जीडीपी में कमी आ जाती है, कभी जीडीपी बढ़ जाती है। यदि हम आज की समय की बात करें तो -23.9 जीडीपी है, जो कि एक महामंदी का कारण है। और ये बहुत ही सोचने लायक है कि इस अर्थव्यवस्था से इसे कैसे उभारा जाए। ठीक है। तीसरा, हम मुद्रास्फीति होती है बढ़ती हुई महंगाई। देश में वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है जिससे कि गरीब लोगों पे खरीदने के लिए पैसे कम होते हैं। आर्थिक मंदी, जैसे कि हमने यहाँ बताया था कि आज देश में महामंदी है, तो ये आर्थिक मंदी की समस्या का भी अध्ययन करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको बता देता हूँ, ये छोटे स्तर पर होते हैं। ठीक है, छोटे स्तर पर, जैसे कि एक बाजार हो गया, एक शहर, इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र को शामिल किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में मैंने आपको परिभाषा बता दी कि इसमें पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति, एक गृहस्थ और एक उद्योग की समस्या का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक घर हो गया, अब एक व्यक्ति हो गया छोटे लेवल पर। और वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या का अध्ययन करते हैं। यह हमने पढ़ा। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट क्या है? उपभोक्ता की मांग अथवा उत्पादक की पूर्ति। इसके अंदर क्या होता है कि ये उपभोक्ता यानी कि जो वस्तुओं को खरीदता है या हम जिन लोगों को सेवा प्रदान करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता की क्या मांग है वो उसी समय पूरा करते हैं। ठीक है, ये छोटे लेवल पर पूरा करते हैं और उनकी उन वस्तुओं की पूर्ति करते हैं ये। और वहीं समग्र मांग और समग्र पूर्ति की बात करते हैं तो इसमें पूरे देश की जो क्या मांग है, पूरे देश में वस्तुएं सेवाओं को पूरा किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर निर्णय लेने की शक्ति किसके हाथ में होती है? आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति व्यक्तिगत होती है, यानी कि इसमें लोग अपने तरीके से निर्णय ले सकते हैं, आर्थिक निर्णय ले सकते हैं। लेकिन वहीं हम समष्टि अर्थशास्त्र की जब हम बात करने लग जाते हैं तो इसके अंदर निर्णय कोई संस्थागत एजेंट लेते हैं। संस्थागत एजेंट जैसे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी हो गया, ये सारे SEBI, ये सारे संस्थागत एजेंट होते हैं जिसका निर्णय करते हैं। ठीक है, एक उद्योग का संतुलन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे से कस्बे में एक उद्योग का संतुलन करते हैं। एक उद्योग किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करते हैं। ये एक उद्योग मतलब जब कई सारे उद्योग होते हैं तो अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। वहीं अगर एक उद्योग हो तो एक ही विशेष वस्तु का उत्पादन करते हैं, इसलिए इसका एक उद्योग का संतुलन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्था में यदि हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इसमें कृषि सेक्टर आ जाते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर और ट्रांसपोर्ट आ जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं, तो उन सबका ये संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। छठा इसमें क्या है? पांचवा,
वस्तु का उत्पादन करने वाले फर्म का समूह होते हैं। ये छोटे छोटे वस्तुओं का उत्पादन करने वाले फर्म का समूह होते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की सभी आर्थिक इकाइयों का समूह होता है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। अब इसमें कौन कौन से क्या क्या शामिल होते हैं, आइए इसको एक नज़र देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन। इसमें राष्ट्रीय आय का आकलन यानी कि जीडीपी, देश में कितना उत्पादन हुआ, और एनडीपी, इन सब का लेखा जोखा वर्णन किया जाता है। दूसरा इसमें जिसका वर्णन किया जाता है रोजगार का सिद्धांत। रोजगार का सिद्धांत में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं या कार्यरत हैं, इन सब का लेखा जोखा होता है रोजगार के सिद्धांत में। मुद्रा का सिद्धांत में हमें पता है कि आरबीआई मुद्रा को जारी करता है, और इसमें वाणिज्यिक बैंक का क्या भूमिका होती है अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, इन सब का मुद्रा का सिद्धांत में वर्णन होता है। ठीक है। और सामान्य कीमत के स्तर का सिद्धांत। सामान्य कीमत का स्तर मतलब है कि एक जो एक कीमत यहाँ पे सरकार ने निर्धारित कर दिया, यदि कीमत इससे बढ़ता है तो ये महंगाई कहलाएगी। ठीक है, यानी कि स्फीतिक, और यदि कीमत कम होता है तो ये अस्फीतिक अंतराल कहलाएगी, यानी कि सस्ता जो हो जाता है वस्तु। तो ये स्फीतिक देश में महंगाई और सस्ताई का आकलन करते हैं। सरकारी बजट। सरकारी बजट ये आर्थिक निर्णय लेने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारी बजट यह भी तय करते हैं कि कौन से सेक्टर में कितने रुपए खर्च होंगे। तो ये भी समष्टि अर्थशास्त्र का एक बहुत क्षेत्र है। विनिमय दर वह दर होता है जिसमें कि हम विदेशी करेंसी के लिए घरेलू करेंसी को बदलते हैं। जैसे कि हमारा $1 कितने रुपए का है, 74 रुपए का है, 74 रुपए का है $1, है ना। तो $1 के बदले जब हम विदेशी व्यापार करेंगे तो $1 के बदले हमें 74 रुपये देना पड़ेगा, यानी कि विदेशी करेंसी पाने के लिए हम घरेलू करेंसी को किस में बदलते हैं, डॉलर में। तो ये हमारा विनिमय दर कहलाता है, जिसमें कि व्यापार के लिए बदला जाता है पैसों को। और भुगतान शेष क्या होता है, इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र का एक क्षेत्र है लास्ट, भुगतान शेष। भुगतान शेष में हम जो शेष विश्व के साथ व्यापार करते हैं उसका वर्णन होता है भुगतान शेष में। तो ये हमारे समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को जानेंगे। इसका पहला महत्व क्या है, राष्ट्रीय आय का आकलन करना। राष्ट्रीय आय के आकलन में क्या होगा कि आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार हो रही है। ठीक है। और दूसरा, बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन किया जाता है राष्ट्रीय आय में, क्योंकि जब तक लोगों पे काम होगा तो उत्पादन में भाग लेंगे, जब उत्पादन में भाग लेंगे तो जीडीपी में वृद्धि होगी। तो इसलिए जब जीडीपी में वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। समृद्धि तथा विकास का मार्ग तय करना। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, आइए जानते हैं। यानी कि जो आर्थिक समृद्धि के कार्यक्रम और नीतियाँ की आवश्यकता पड़ती है उसके अनुसार नीति बनाई जाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था की समृद्धि और विकास बनाए जा सके, इसलिए नीति का निर्माण करते हैं इसके अंदर। आर्थिक स्थिरता यानी कि अर्थव्यवस्था में महंगाई ना हो जाए या फिर एक सामान्य कीमत बना रहे, इसमें ना तो ज़्यादा सस्ता है ना महंगाई हो, ये आर्थिक स्थिरता इसमें बनी रहे। भुगतान शेष स्थिति। भुगतान शेष यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि शेष विश्व के साथ जब व्यापार होता है तो उसका लेखा जोखा होता है। ठीक है। निर्धनता, जो देश की गरीबी है और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का भी ये वर्णन करती है। और नीति निर्धारण में जैसे कि समृद्धि और देश में अर्थव्यवस्था का विकास के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए, तो इन सब की वर्णन करता है कौन, नीति निर्धारण। तो ये था हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व।